गांव के बाहर बसी एक छोटी सी बस्ती थी जहां गिन के 2-4 घर थे। मिट्टी की खुशबू, हरे भरे खेत और पक्के रिश्ते, यही उस गांव की पहचान थी। सावन का महीना था, आसमान में बादल उमड़ रहे थे। उसी गांव में सावित्री देवी का घर था। उसका परिवार बेहद गरीब था। जैसे तैसे उसके परिवार का गुजारा चल रहा था। परिवार में 2 बहुएं थी, रुक्मणी और गीता। उनका बड़ा बेटा गगन और छोटा बेटा मंगरू दोनों खेत में काम करने के लिए गए थे। शाम होने को था, लेकिन दोनों का कुछ भी अता पता नहीं था। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। उसकी माँ सावित्री चिंता में घर के दरवाजे पर इधर उधर चक्कर लगाने लगी। ओहो, कहाँ रह गए दोनों? अब तो बारिश भी इतनी तेज हो रही है। क्या करूं, किससे पता करूं? सावित्री ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है। तभी उसके दोनों बेटे केले के पत्ते से सर को ढककर घर पहुंचते हैं। जैसे ही उसके दोनों बेटे उसके पास जाते हैं, सावित्री दोनों पर बरस पड़ती है। आ गए तुम लोग? कब से तुम दोनों की राह देख रही थी। ये कोई समय है घर आने का? मैंने कितनी बार बोला है खेत जल्दी जाया करो और शाम होने से पहले घर आ जाया करो। बारिश बुनने का समय है, ऊपर से शाम होते ही खेत सुनसान हो जाता है। क्या पता कोई जंगली जानवर ही हमला कर दे। तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आती ना? अरे माँ, तनिक हमारी बात तो सुन लो। अब खेत की जुताई करने में समय तो लागत है ना। हमने सोचा एक ही दिन में पूरे खेत की जुताई कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा सुस्ता सुस्ता के सारे खेतों की जुताई कर डाली। हाँ माँ, मंगरू बिल्कुल सही बोल रहा है। हम सारे खेत का काम करके जैसे ही वहाँ से निकल रहे थे, जोरदार बारिश शुरू हो गई। अब इतनी देर तक खेत में रुकने का कोई वजह नहीं था, इसलिए भीगते हुए हम दोनों भाई किसी तरह घर आ गए। अरे काम ज्यादा था तो किसी से कहवा देता। हम दोनों बहुओं को लेकर खेत पहुंच जाते, पूरा परिवार मिलकर काम कर लेते तो काम जल्दी खत्म हो जाता और हम सब समय से पहले घर भी आ जाते। अरे माँ, आप लोग परेशान होने क्यों आते? इतना काम तो हम दोनों भाई अकेले निपटा देते हैं। अभी तो धान की बुआई में समय है, वहाँ आप सबकी जरूरत तो पड़ेगी ही। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा चल, कपड़े बदल कर खाना खा ले। सारे कपड़े गीले हो गए हैं। सभी घर के अंदर जाते हैं। रुक्मणी और गीता दोनों चूल्हे पर खाना बना रही होती है। ये देख सावित्री बोली, बहू खाना बन गया हो तो दोनों के लिए खाना लगा दे। जी माँ जी। रुक्मणी और गीता अपने अपने पति के लिए खाना निकालती है। तब तक गगन और मंगरू भी कपड़े बदलकर तुरंत खाना खाने आ जाता है। ये ले, गर्मा गर्म खाना खा लो, सारी थकान दूर हो जाएगी। माँ, तुम नहीं खाओगी? अरे नहीं बेटा, पहले तुम लोग खा लो, उसके बाद हम तीनों सास बहू खा लेंगे। वैसे भी तुम दोनों को काफी जोरों की भूख लगी होगी, पूरे दिन काम करके आए हो। अपनी माँ के कहने पर दोनों बेटे खाना खा लेते हैं और थके होने के कारण आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन फिर सुबह सुबह गगन और मंगरू खेत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सावित्री भी वहाँ आती है। बेटा खेत जा रहा है, बीज लाने कब जाएगा? माँ, मैं आज गांव के भोला भैया के साथ बीज लाने जा रहा हूँ। मंगरू खेत चला जाएगा, वहाँ से आने के बाद दोनों मिलकर खेतों में बीज बो देंगे। ठीक है, तुम दोनों नाश्ता कर लो, दोपहर का खाना हम खेत में ही लेकर आएंगे। इतना बोलकर सावित्री चली जाती है। थोड़ी देर बाद रुक्मणी वहाँ आती है। चलिए जी, खाना लग गया, आप दोनों हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ। ठीक है रुक्मणी, मैं अभी आता हूँ। भाभी, कुदाल कहाँ है? कहीं देखा है आपने? अरे देवर जी, वो घर के कोने में रखा है। मैंने सोचा गलती से किसी के पैर पर गिर गया तो पैर ही न कट जाए, इसलिए मैंने संभाल कर रख दिया था। सभी बातें करने के बाद रसोई घर में जाते हैं और वहाँ दोनों भाई खाना खाते हैं। उसके बाद कुदाल लेकर मंगरू खेत में चला जाता है और गगन भोला के साथ बीज लाने चला जाता है। बीज लाने के बाद दोनों भाई मिलकर पूरे खेतों में बीज डालने लगते हैं। काम करते करते दोपहर हो जाती है। सावित्री अपनी बहुओं के पास जाकर बोलती है, बहू जल्दी खाना बांध दे, मैं खेत जा रही हूँ। सास के कहने पर दोनों बहुएं रसोई में खाना देखने जाती है तो पता चलता है सब्जी पूरा खत्म हो गया था। दीदी, सब्जी तो पूरा खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? खाली रोटी कैसे दे सकते हैं खाने के लिए? क्या कर सकते हैं गीता? अब जितना सब्जी घर में रहेगा उतना ही बनाएंगे ना। कम सब्जी थी इसलिए पूरा खत्म हो गया। रोटी के साथ अचार रख दो, रोटी अचार खा लेंगे। रुक्मणी के कहने पर गीता दोनों भाई के लिए रोटी अचार टिफिन में डालकर दे देती है और अपनी सास को सारी बात बता देती है। सारी सब्जी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? माँ जी, सब्जी कम ही था इसलिए कम ही बनाई,
अब तो रात में बनाने के लिए भी कोई हरी सब्जी नहीं है। अच्छा, मैं जाती हूँ खेत से, कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। इतना बोलकर सावित्री अपने बेटों को खाना देने चली जाती है। खेत पहुंचकर सावित्री अपने बेटों को आवाज लगाकर पास बुलाती है। मंगरू, गगन, चल आजा बेटा, खाना खा ले। माँ की बात सुनकर दोनों काम छोड़कर खाना खाने आ जाते हैं। माँ, क्या है खाने में? बेटा, 4 रोटी है, वही खा ले। लेकिन माँ, सब्जी क्यों नहीं लाई? बेटा, घर की हालत तो तू जानता ही है, कितनी गरीबी में हम लोग जी रहे हैं। जितनी सब्जी घर में थी बहुओं ने उतना ही बनाया है, इसलिए सब्जी खत्म हो गई। अब तो घर में बनाने के लिए कोई सब्जी भी नहीं है। भूखे रहने से अच्छा है ना कुछ खाकर पेट भर ले। हाँ, ठीक किया माँ, जो खाना लेकर आ गई। बहुत जोरों की भूख लगी है, जो भी है निकालो। सावित्री टिफिन निकालकर गगन को देती है। उसके बाद दोनों भाई 4 रोटी खाकर टिफिन अपनी माँ को थमा देते हैं। माँ, अब तुम चली जाओ घर। अरे नहीं बेटा, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी। कोई काम हो तो बताओ, मैं तुम दोनों की मदद कर दूं। माँ, अब क्या काम करोगी? माँ, मैंने और भैया ने लगभग आधे खेतों में बीज डाल दी है। अब थोड़ी ही देर में पूरे खेत में भी डाल लेंगे। ठीक है, तुम लोग काम करो, मैं जरा बगल के खेत में देखती हूँ, कुछ सब्जी होगी तो तोड़ लूंगी। रात के खाने का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, सब्जी तो है, आप जाकर तोड़ लो। सावित्री सब्जी तोड़ने लगती है और उसके दोनों बेटे खेतों के काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर काम करने के बाद शाम ढल जाती है। सावित्री भी सब्जी लेकर एक थैली में रख लेती है। उसके बाद सभी साथ साथ घर पहुंचते हैं। ये लो बड़ी बहू, कुछ सब्जी है, अच्छे से मसाला डालकर बना लो। रुक्मणी सब्जी लेकर चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सब्जी रोटी बनाने लगती है। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब हर रोज उसके दोनों बेटे खेतों में लगाए बीज की निगरानी करने जाते हैं, ताकि कोई उसके खेत में लगे बीज को नुकसान न पहुंचा दे। कुछ ही दिन बाद वो बीज पौधा बन जाता है। वाह, देखा भैया, हमारी मेहनत रंग लाई। सारे बीज में पौधा निकल आया है। अब बस पानी हो जाए तो समय रहते धान की रोपाई कर देते हैं। हाँ, बस अब बारिश का ही इंतजार है। इतनी बात करने के बाद दोनों भाई घर चले जाते हैं। घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बता देते हैं। सभी बस बारिश के इंतजार में थे ताकि खेतों में धान की रोपाई शुरू कर दे। आखिरकार एक दिन जोरों की बारिश होती है। ये देख पूरा परिवार बहुत खुश होता है। अब हम लोग धान की रोपाई कल से शुरू कर सकते हैं। हाँ माँ, बिल्कुल, कल हम सभी को खेत जाना होगा धान की रोपाई करने। सावित्री अपनी दोनों बहुओं को बोलती है, बहू, कल सबको खेत में धान की रोपाई करने जाना है, इसलिए कल जरा सुबह सुबह उठ जाना और सारे काम जल्दी निपटा लेना। जी माँ जी। इतना बोलकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सभी खेत जाने के लिए तैयार होते हैं। रुक्मणी, गीता, ओ बहुओं, जल्दी करो, आज धान की रोपाई करनी है, पता है ना, पानी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। जी माँ जी, मैं बैलों को पानी पिला कर आई, बस निकल रहे हैं। मैंने रोटी भी बांध दिए हैं माँ जी, पर बारिश का क्या भरोसा, अगर बरस गई तो खेत में ही रसोई करनी पड़ेगी। तेरी बातें तो बड़ी होशियारन जैसी होती है छोटी बहू। अच्छा चलो, सब जल्दी निकलो। मंगरू, गगन, तू भी निकल रहे जल्दी। कोई टोकरी तो कोई कुदाल लिए सभी परिवार एक साथ खेत के लिए निकलते हैं। खेत में काम शुरू हो चुका था। दूर दूर तक हरियाली फैली थी। सूरज के पीछे पीछे बादल भी आ रहे थे। भाभी, लगता है बारिश होने वाली है। तो होने दो देवर जी, धान की बुआई के लिए पानी चाहिए ही। पर खाना खाना कहाँ खाएंगे? एक काम करते हैं भाभी, खेत के कोने में रसोई बना लेते हैं, मिट्टी का चूल्हा नीम के पेड़ के नीचे, और वहीं खाना बना लेंगे। बिल्कुल सही, चलो थोड़ा काम निपटा कर फिर खाना बनाएंगे। कुछ ही देर में बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग भागने लगे, लेकिन बहुएं डटी रहीं। सब पेड़ के नीचे शरण ले लो, बारिश थमने दो, उसके बाद काम करना। सास के कहने पर दोनों बहुएं भी पेड़ के नीचे शरण लेने आ गई। काम करते करते सभी थक चुके थे। सबको जोरों की भूख लगी थी, इसलिए बारिश कम होते ही उसकी दोनों बहुएं खेत में खाना बनाने की योजना बनाती है। चल गीता, तू लकड़ी इकट्ठा कर, मैं चूल्हा बनाती हूँ। मिट्टी तो भीग गई है, जल्दी गुथ जाएगी। ठीक है भाभी, मैं नीम की सूखी डालियां लाती हूँ और कुछ घास भी ले आती हूँ जलाने को। कुछ देर बाद खेत के कोने में एक छोटी सी रसोई बन चुकी थी। मिट्टी का चूल्हा, नीम का छांव और एक बड़ी सी थाली में कटी हुई सब्जियां। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हल्की हल्की बूंदें अभी भी गिर रही थी। गीता, जरा पानी ला, पहले चाय चढ़ा देती हूँ, सबका गला सूख गया होगा। अरे वाह भाभी,
तुम तो जंगल में मंगल कर देती हो। ये लो पानी और ये अदरक भी ले आई हूँ। चाय की खुशबू पूरे खेत में फैल गई। खेत में काम कर रहे दोनों भाई भी चाय की ओर खींचे चले आए। भाभी, चाय की खुशबू तो दिल लुट रही है, पहले मुझे देना। पहले अम्मा को, फिर मुझे। तेरे चाय का नंबर आखिर में आएगा और काम के बदले 1 कप एक्स्ट्रा मिलेगा सबको। बारिश के बीच गर्मा गर्म चाय पीकर सबका मन ताजगी से भर जाता है। चाय के बाद खाना बनाना शुरू हुआ। दोनों बहुएं ने मिलकर आलू टमाटर की सब्जी, बाजरे की रोटी और खेत की हरी मिर्च से चटनी बनाई। गीला माहौल और गर्म रोटियों की खुशबू ने सबको दीवाना कर दिया। हे भगवान, तुम दोनों ने तो खेत में महाभोज बना दिया। ये चटनी तो जैसे सीधे स्वर्ग से आई हो। अम्मा, मेहनत के बाद बना ही खाना सबसे स्वादिष्ट होता है और भाभी के हाथ का खाना, उसमें तो प्यार भी मिला होता है। सब एक साथ बैठकर केले के पत्तों पर खाना खाने लगे। खेत में झिंगुरों की आवाज, बारिश की बूंदें और ठंडी हवा, एक प्राकृतिक भोज जैसा अनुभव था। अगर हर दिन खेत में ऐसा ही खाना मिले तो मैं घर जाना छोड़ दूं। बेरहम कहीं के, बहुएं रसोई बनाएगी और तू मुंह चलाएगा। अम्मा, ये खेत की रसोई ना रिश्तों को भी पकाती है। देखो ना, सब एक साथ बैठे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं। और क्या, आज की ये बारिश हमें सालों याद रहेगी। शाम होने लगी, बादल छट चुके थे और आसमान पर इंद्रधनुष चमक रहा था। खेत की मिट्टी से धुआं उठ रहा था और सबके चेहरे पर संतोष का भाव था, क्योंकि खेतों का काम भी पूरा हो गया और सबका पेट भी भर गया। तुम दोनों ने मेरी बगिया को खुशियों से भर दिया। मैं धन्य हूँ कि ऐसी बहुएं मिली है और हम भी धन्य हैं अम्मा, जो आपके साये में हैं। उस दिन बारिश ने खेत की मिट्टी को नहीं, पूरे परिवार को भिगो दिया था। 2 बहुओं की बनाई वो खेत की रसोई सिर्फ भोजन नहीं थी, वो एक भावना थी, एकता, प्रेम और सहयोग की। गांव में आज भी उस दिन की चर्चा होती है, जब बारिश में 2 बहुएं बनी खेत के रसोई की रानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।